हेलो नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है रीति सिद्ध काव्य। क्या रीति सिद्ध काव्य? थोड़ा पीपीटी इधर उधर हो गया है, थोड़ा लाने दीजिए, इसके बाद बात करते हैं। हाँ, क्या आज का टॉपिक है रीति सिद्ध। ठीक है, रीति सिद्ध हम लोग पढ़ना है, रीति सिद्ध काव्य। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से कवि आते हैं ये हम लोग को देखना है। तो एक इसमें केशवदास आते हैं। कौन? केशवदास नहीं, सॉरी, इसमें सेनापति आते हैं, सेनापति आते हैं, और दूसरा एक बिहारी आते हैं। कौन? बिहारी। तो सेनापति का और बिहारी, तो हम लोग देखेंगे पहले बिहारी को, जिसके वजह से रीति सिद्ध काव्य जाना जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अब पहले ये जान लेते हैं कि रीति सिद्ध क्या है चीज है। पहले रीति सिद्ध क्या चीज है, इससे पहले दो क्लास मतलब रीतिबद्ध रीति मुक्त पढ़ा चुके हैं, 2 क्लास पहले हो चुका है, ये तीसरा क्लास है रीति काल में। अब जिस तरह बताए थे कि रीतिबद्ध में क्या करते थे कवि लोग, आचार्य लोग लक्षण ग्रंथ लिखते थे और उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे। और रीति मुक्त में ये सब चीज से मुक्त था, ना लक्षण ग्रंथ लिखते थे ना उदाहरण प्रस्तुत, जो अपना मन में आया वो लिखते थे। और रीति सिद्ध में ये जो रीति सिद्ध में क्या थे कि जो परिपाटी पहले से चली आ रही थी, ठीक है, लक्षण ग्रंथ लिखने का, क्या पहले से चली आ रही थी लक्षण ग्रंथ लिखने का, उसमें लक्षण ग्रंथ ना लिखकर इसने सिर्फ उसका उदाहरण लिखा। क्या? उदाहरण लिखा। क्या? उदाहरण लिखा। ठीक है, सिर्फ क्या लिखा? उदाहरण लिखा। तो यहां समझ गए आप लोग कि क्या लिखा इन लोग ने? सिर्फ उदाहरण लिखा। लक्षण ग्रंथ ना लिख के सिर्फ क्या लिखा? उदाहरण लिखा। ठीक है, उदाहरण किस रूप में? तो पद के रूप में। ठीक है, तो वही आगे बात करेंगे। आप समझ गए रीति सिद्ध क्या है। सो रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध काव्य क्या चीज है? तो उस रीति सिद्ध कवि लोग क्या किया चाहे लोग कि लक्षण ग्रंथ ना लिख के सिर्फ उसका उदाहरण लिखे। तो लक्षण ग्रंथ किसका? तो संस्कृत में जो पहले से लिखा हुआ रचना था, जैसे अलंकार के बात हुआ था, वक्रोक्ति में बात हुआ था, चररस में, ध्वनि में, इस बात जो हुआ था, छंदों में बात होता था, इसका उसने हिंदी में ब्रज भाषा में अनुवाद करते थे लोग। ठीक है, और वो उसका क्या? उसका लक्षण मतलब उसी तरह से लक्षण ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखते थे। और जो ब्रज भाषा में जब लिखते थे तो उसी का क्या उदाहरण, जैसे मान लेते एक छंद लिया, ठीक है, तो एक छंद मान लेते कोई भी एक बरवे छंद लिया, बरवे छंद का उदाहरण भी देकर प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो इसी तरह रस लिया, रस का कोई व्याख्या किया, इसके बाद उसका उदाहरण देकर समझाते थे। ये रीतिबद्ध वाले करते थे। और रीति सिद्ध क्या करते हैं? लक्षण ग्रंथ लिखते ही नहीं थे। क्या लिखते थे? सिर्फ डायरेक्ट उदाहरण लिखते थे। ठीक है, लक्षण ग्रंथ ना लिख के सिर्फ उदाहरण कौन लिखा है? तो रीति सिद्ध, याद रखना ही कुछ है। ठीक है, और रीति मुक्त क्या थे? रीति मुक्त भी कोई परंपरा का भी फॉलो नहीं किया। जो रीतिपद एक जो रास्ते आ रहा था पहले से लक्षण ग्रंथ लिखने का, तो सबसे पहले लक्षण ग्रंथ लिखने का रीति सिद्ध ही काट दिया, ये सिर्फ उदाहरण पे आ गए। रीतिबद्ध क्या करता था? लक्षण ग्रंथ भी उदाहरण दोनों लिखता था। रीति सिद्ध क्या किए कि सिर्फ उदाहरण लिखने लगे। रीति मुक्त जो क्या किए? रीति मुक्त कुछ ना उदाहरण लिखेंगे ना लक्षण ग्रंथ लिखेंगे। ठीक है, अपना जो मर्जी आएगा, अपना मतलब शौक को अभिव्यक्त करेंगे, मतलब अपना ही दर्द पीड़ा को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, जिससे घनानंद ने किया था अपना प्रेम को लेकर, आलम ने किया था, बोधा ने किया, ठाकुर ने किया, ये सब क्या इस रीति मुक्त के थे। और रीति सिद्ध में पढ़े थे, आज हम लोग बिहारी को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे कि बिहारी, ठीक है, बिहारी के पहले देखेंगे जन्म। ठीक है, बिहारी का 1595 में जन्म होता है। कहाँ? तो गोविंदपुर नामक गांव में होता है। कहाँ? गोविंदपुर नामक गांव में होता है। कहाँ? गोविंदपुर नामक गांव में होता है। एक गांव का नाम भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के थे। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय का थे। आप लोग जब भक्ति काल देखे होंगे तो उसमें से निम्बार्क संप्रदाय बताया था मैं, इसका किसने रखा था निम्बार्क संप्रदाय का? कहते हैं नींव। ठीक है, और इसको कौन सा संप्रदाय का? दर्शन निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, द्वैतवाद का, इसका किस संप्रदाय से या तो फिर इनका संस्थापक कौन थे ये बता दीजिएगा। ठीक है, अब बोलते हैं आश्रयदाता। ये आश्रयदाता जय सिंह का था। ठीक है, आश्रयदाता किनका आश्रय में रहते थे? बिहारी तो जय सिंह के आश्रय में रहते थे। तो बिहारी जय सिंह के बारे में बोला जाता है कि जय सिंह जो महाराज थे उसमें राजस्थान के, तो उसमें क्या करते थे, ये एक शादी किए थे और नाबालिग लड़की से शादी कर लिए थे। मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी कर लिए थे। और 18 साल कम उम्र से लड़की की शादी कर लिए थे। तो ये जय सिंह जो थे, महाराजा जय सिंह, वो भोग विलास में ही लिप्त हो गए थे। वो अपना राजपाट छोड़ दिए थे। मतलब क्या हो रहा है अपना राज्य में, देश में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं रहता था। सिर्फ क्या चीज में लिप्त थे? तो भोग विलास में लिप्त थे। तो सब लोग जो उनके कहते हैं सेनापति, जो मंत्री लोग थे, सब परेशान और इनसे खौफ खाते थे सभी। ठीक है, सभी लोग खौफ खाते हैं। जैसे आजकल के नेताओं
को देखते होंगे आप लोग कि नेता जो बड़ा बड़ा नेता होता है उसके पास सब लोग जाके नहीं बोलता है, उसका जो इंपॉर्टेंट रहता है मेन आदमी वही जाके उनसे कुछ बात करता है, ठीक है। तो सब लोग नहीं जा पाता है, नहीं जाता है, काहे कि डर भी रहता है। तो इसी तरह सेम इनका मंत्री लोग कोई जा ही नहीं रहा था। तो बिहारी इन्हीं के आश्रय में बिहारी कवि थे। बिहारी वैसे शकल से मतलब ऐसे देखने से बहुत छोटे थे, ठीक है, कोई लंबा हट्टा कट्टा नहीं थे। बिहारी एक छोटा आदमी थे, छोटा कद के। तो बिहारी बड़ा मुंह फट जैसे और बहुत तेज दिमाग के थे। तो जब इसी तरह सब मंत्री गए बिहारी के पास, बोले कि बोल राजा जी इसी में तो लिप्त है भूविलास में, आप कुछ ऐसा कीजिए, आप बहुत बिहारी जी उनके करीबी थे थोड़ा, तो बोले आप जाके कुछ बोलिए। तो बिहारी जी बोले कि बोल हम बोलेंगे तो हमको तो उसको भी डर था। तो उसने क्या किया था, एक चिट्ठी लिखा। क्या? एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी मतलब एक मान लेते कि कागज का टुकड़ा पेपर के जैसा लिया और उसमें एक लाइन लिख दिया। क्या लिख दिया? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। क्या लिखा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बदियो। क्या? अली कली ही सो बदियो आगे कौन हवाल। इसका अर्थ हुआ कि यही मतलब ना अभी कुछ पराग हुआ है, ना ही मधुर, ना ही विकास है इस काल में, ठीक है। और आप अली कली सो खिलियो, ठीक है, अली कली सो खिलियो आगे कौन हवाल। मतलब जो अभी ना विकास है आपका देश में, ना कुछ सत्ता व्यवस्था चल रहा है, सब चीज ठप हो गया है, ना काम धंधा हो रहा है, और आप हैं जो भूविलास में उपलब्ध हैं। तो किसमें? 18 साल से कम उम्र की जो उनकी वाइफ थी, पत्नी, शादी किया था उस, ठीक है। तो बोल रहे कि ये तो अभी यौवन, मतलब ये तो अभी मतलब इसका तो अभी यौवन भी नहीं आया, मतलब इसको अपना भाषण कहे तो ये अभी जवान भी नहीं हुई है, ठीक है, शादी करने लायक भी नहीं है। और आप इस पे अभी आप इतना आसक्त हैं, तो आगे आने वाले समय जब इसका यौवन आएगा तो आप क्या करेंगे। ये पंक्ति जैसे पढ़ा था राजा ने, इसके बाद उसका दिमाग घूम गया था, ठीक है। दिमाग घूम गया मतलब सही जगह में आ गया। बोला कि बाप रे, मैं तो भूविलास में लिप्त हो गया, मेरा देश राज का क्या हो रहा है। तो वहां से वो निकले तो अपना राजपाट फिर से संभाले, ठीक है। तो किनके कौन पंक्ति से? बिहारी की पंक्ति। क्या था पंक्ति? तो फिर से एक बार सुन लो। नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल, ठीक है। यही पंक्ति की वजह से जैसी का मतलब कह सकते हैं वो वापस मोहमाया से उठा था, ठीक है, भूविलास। अब देखते हैं इनका रचना कौन सा है बिहारी का, कौन सा संप्रदाय से? तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है। इनका गांव का नाम भी गोविंदपुर याद रखिएगा। आश्रयदाता इनका कौन है? जयसी। अच्छा एक चीज और याद रखिए कि बिहारी दास के शादी कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था, ठीक है, मथुरा में शादी हुआ था बिहारी का, ठीक है। ससुराल कहाँ था? मथुरा में। शादी हुआ मथुरा में, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको मथुरा का चौबे भी कहा है। किस लिए मथुरा का चौबे? कौन? तो बिहारी को कहा। क्यों कहा है? कि मथुरा में शादी होने की वजह से मथुरा का चौबे, ठीक है। और चौबे बिहारी ब्राह्मण कास्ट में आते थे। चौबे वो होते हैं जो ब्राह्मण के ही कास्ट में होता है। एक पता नहीं उपजात में क्या होता है, लेकिन उसी में आते हैं, ठीक है। एक टाइटल है चौबे। चलिए अब आते हैं इनके रचनाओं पे, ठीक है। एक रचना क्या है? बिहारी सतसई। इनकी रचना एक बिहारी सतसई। बिहारी सतसई कितना हुआ था? 1662 में रचना हुआ था। इसमें कुल दोहों की 700। एक चीज याद रखिएगा, सत्य सही। सत्य मतलब क्या? 7, असही मतलब 100। क्या? 700, ठीक है। सत्य मतलब 700, तो कितना? 700। जब भी दोहा 600 से प्लस हो जाएगा तो 7 सही माना जाता है उसको, ठीक है। तो सत्य सही मतलब 700, चाहे 711 हो जाए, 712, 13 या 750 हो जाए, 780 हो जाए, 790 हो जाए, वो क्या चीज माना जाएगा? सत्य सही, ठीक है। तो बिहारी सतसई। क्या लिखा था? बिहारी सतसई। इनके दोहों की संख्या कुल कितना था? ये तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। 719 दोहा था। टोटल कितना दोहा है? 719 दोहा था बिहारी सतसई में। अब इस बिहारी सतसई की भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा था, ठीक है। किस शैली में लिखा गया था? मुक्तक शैली में, ठीक। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि बिहारी का पहचान जिसको कह सकते हैं, बिहारी को मिलता मुक्तक शैली के रूप में है, ठीक है, मुक्तक काव्य के रूप में। बिहारी का पहचान कैसा है? मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी का पहचान है, ठीक है। यहां तक आप लोग याद रखे होंगे और जानते भी होंगे पहले से। लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितना माना? तो 713 माना। कितना? दोहों की संख्या 713 दोहों टोटल माने हैं, ठीक है। जबकि जगन्नाथ रत्नाकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये पूछता इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है, तो इसलिए 713 माना है। अब 713 माना है, लेकिन इसमें से भी 600 पद क्या है? 600 दोहा जो क्या है? सिर्फ श्रृंगारी है। क्या है? श्रृंगारी है। हाँ, श्रृंगार के पत्ती लिखा गया, श्रृंगार के पत्ती, हाँ, श्रृंगारी कह सकते हैं, ठीक है, श्रृंगारी पद है। अब क्या 713 टोटल है, उसमें से 600 दोहा सिर्फ श्रृंगारिक दोहा है, ठीक है।
अब इसमें कौन कौन सा दोहा मिलता है, तो इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें मिलता है क्या चीज, ज्योतिष का दोहा, रीति के बारे में मिलता है, रस के बारे में, अलंकार के बारे में मिलता है, ये सब चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बिहारी, ये जो बिहारी लिखे थे, क्या बिहारी सतसई, तो पहले सतसई नहीं लिखा गया था क्या, सतसई मतलब बिहारी के जो दोहे हैं 700 प्लस, क्या ऐसा कभी रचना हुआ था जो कि बिहारी से भी पहले कि 700 ज्यादा दोहे पद लिखा जाए, तो बोला हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, बिल्कुल हुआ था। तो कब हुआ, तो कैसे हुआ था, तो चलते हैं जिसके वजह से बिहारी पे प्रभाव पड़ा, ठीक है, उन्हीं के वजह से। तो गाथा सप्तशती, क्या गाथा सप्तशती हाल कृत का, गाथा सप्तशती किनका है, एक रचना है। गाथा सप्तशती कौन हुआ, ये हाल लेखक है, ठीक है, हाल कौन है, लेखक का नाम है, हाल क्या है, लेखक का नाम है। ठीक है, इनका एक नाम और पाया जाता है, ठीक है, क्या है, शालिवाहन, लिख देता हूं यहां, शालिवाहन। ठीक है, शालिवाहन, इनका एक और नाम क्या था, हाल का शालिवाहन। ठीक है, तो ये शालिवाहन का कौन सा रचना था, गाथा सप्तशती। ठीक है, सप्तशती मतलब 700 प्लस, कौन भाषा में था, तो प्राकृत भाषा में लिखा था, प्राकृत भाषा में लिखा था। कब लिखा गया था, 12वीं सदी में। इससे बात रखना है, बिहारी पे प्रभाव 3 रचनाओं का भी पाया जाता है। कौन कौन से रचनाओं का, वो आप लोग दम कंठस्थ करके रखिएगा। कौन कौन सा रचना, तो गाथा सप्तशती का, अमरुक शतक का। ठीक है, क्या अमरुक शतक, अमरुक शतक का क्या है, तो अमरुक नाम से ही अपना नाम पे रचना लिख दिया था। ठीक है, अमरुक शतक संस्कृत भाषा में लिखा गया था 9वीं सदी में। ठीक है, और एक और रचना है आर्य सप्तशती। ठीक है, गोवर्धनाचार्य का है। ठीक है, किसका, गोवर्धनाचार्य का, संस्कृत भाषा में, इसका समय कुछ मालूम नहीं होता है कब लिखा गया, लेकिन आर्य सप्तशती किनका है, गोवर्धन। ये सब 3 रचना को आपको एकदम, ठीक है, याद रखना है, ये सब चीज भूलना नहीं है। गाथा सप्तशती हालकृत का, जिसका नाम क्या है, शालिवाहन। अमृत शतक का, अमृत से नाम याद रखिएगा। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है। ठीक है, आर्य सप्तशती क्या है, गोवर्धनाचार्य का है। अब यहां तक समझ गए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बिहारी पे आते हैं। ठीक है, उन पे कौन कौन आलोचक ने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो लाला भगवान दीन, क्या लाला भगवान दीन ने बिहारी को बोलता है कि बिहारी को लाला भगवान दीन ने सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास के बाद बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न। लाला भगवान दीन का मानना है कि हिंदी साहित्य में 4 गो रत्न हुए। कितना, 4 रत्न। ठीक है, महान जिस कार्य किए 4 गो। ठीक है, कौन, 4 रत्न हुए। 4 रत्न कौन कौन हुए, तो पहला मानते हैं सूरदास को, किसका, सूरदास को, हाँ सूरदास को। फिर दूसरा मानते हैं तुलसीदास को। ठीक है, और चौथा किसको मानते हैं, तो केशवदास को। अब पांचवा किसको, सॉरी तीसरा केशवदास को, चौथा किसको मानते हैं, तो बिहारी को। किसको, बिहारी को, हाँ बिहारी को मानते हैं। याद रखिएगा, लाला भगवत ने बिहारी को कौन सा रत्न माना है, तो चौथा रत्न माना है। ठीक है, चौथा रत्न माना है। हिंदी साहित्य का बात करें, हिंदी साहित्य में रत्न मतलब समझ रहे ना आप, रत्न असफी। ठीक है, सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे थी देखने में हूं, तो वो क्या हुआ, वो बिहारी को माने के साथ चौथा रत्न। पहला किसको, सूरदास को, फिर तुलसीदास को, फिर केशवदास को, फिर बिहारी को, लाला भगवत ने। याद रखिएगा कोटेशन। फिर अब आते हैं दूसरा, बोलते हैं राधाचंद्र गोस्वामी ने बिहारी को रस पीयूष वर्षी मेघ कहा है। क्या, रस पीयूष वर्षी मेघ कहा है। क्या कहा है, रस पीयूष वर्षी मेघ कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। और जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आपको एक काम करना है, कमेंट में बताइएगा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का कौन सा रचना है जो उसका प्रकाशन, और कौन सा रचना है हिंदी साहित्य के बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए अब आता है जॉर्ज ग्रियर्सन बिहारी बारे में क्या कहते हैं, तो बिहारी लाल भारत के थॉमसन कहे जाते हैं। ठीक है, थॉमसन एक थे जो पश्चिम के, पाश्चात्य के लेखक थे। ठीक है, लेखक थे और बहुत बढ़िया पद लिखते, बहुत अच्छे पद लिखते थे। ठीक है, बहुत अच्छे काव्य रचते थे, रचना करते थे। वही बोलते हैं, बहुत विख्यात है पश्चिम में। ठीक है, तो वही बोलते हैं बिहारी भारत के, मतलब यूरोप के पश्चिम के ये थे थॉमसन, जो इतने अच्छे रचना करते थे। उसी का कंपेयर किया किससे, बिहारी से। मतलब भारत के थॉमसन कौन कहा जाता है, तो बिहारी को कहे जाते हैं। ठीक है, किसी यूरोप में बिहारी सतसई के समान किसी रचना नहीं मिलता। बोलता है कि यूरोप मतलब पश्चिम, ठीक है, यूरोप में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं मिलता। मतलब इतना सुंदर पद लिखे बिहारी सतसई में बिहारी ने, जो उसका समान मतलब वैसा पद बिहारी में, मतलब यूरोप में कोई भी लेखक आज तक नहीं रच पाए उतना सुंदर। ठीक है, कौन कहते थे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। ठीक है, किसे तुलना करते हैं, थॉमसन से। ठीक है, भारत के थॉमसन किसको कहता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो किसको, तो बिहारी को। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे
कि मॉरिशस के प्रेमचंद कहा जाता है किसको, अभिमन्यु को ना। अब आगे चलते हैं कि पद्म सिंह शर्मा बिहारी, क्या पद्म सिंह शर्मा ने क्या कहा है, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी, मतलब ये बिहारी सतसई बिहारी को ही कहा है, ठीक है। बिहारी सतसई क्या कहा है, शक्कर की रोटी। शक्कर की रोटी मतलब मीठा, शक्कर क्या होता है जी, मीठा है। शक्कर का पहचान क्या है, मिठास है। चीनी का, शक्कर मतलब चीनी, चीनी का पहचान क्या है, मीठा होना है, ठीक है। तो वही बोलते हैं बिहारी सतसई क्या है, शक्कर की रोटी, मतलब बिहारी सतसई इतना सुंदर पद लिखा, उसमें इतना मिठास है जो कि क्या है, शक्कर की रोटी जान पड़ा है, ठीक है। यहां समझ गए, शक्कर की रोटी की बात कर रहा है कौन, पद्म सिंह शर्मा ने, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा। यहां तक समझ गए होंगे। आप आगे चलते हैं, इसके बढ़ते हैं क्या, ये रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, क्या कौन बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि मथुरा का चौबे, मथुरा का चौबे क्यों कहा जाता है, कि मथुरा में इनका बिहारी का शादी हुआ था, ठीक है। ससुराल कहाँ था, मथुरा, तो मथुरा का चौबे बोल दिया, मथुरा का दामाद, ठीक है। अब आते बिहारी सतसई के, जो मैं पहले बताया था कि बिहारी सतसई में क्या सिंगारिक पद मिलते हैं, भक्ति परक, ज्योतिषी, चिकित्सा, नीति के शब्द दोहे मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्या, नीति परक दोहे, चिकित्सा परक, ज्योतिषी, ठीक है, ज्योतिषी हो गया, भक्ति हो गया, सिंगारिक, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा एकदम बिल्कुल। ये बिहारी सतसई में कैसा दोहे मिलते हैं, तो सिंगारिक, भक्ति, ज्योतिषी, ठीक है, और चिकित्सा, नीति संबंध। इसमें से सिंगारिक पद कितने मिलते हैं, तो 600 पद मिलते हैं खाली सिंगारिक। इसके बाद कितना बच गया जी, हाँ, जितने बचे उसमें से भक्ति है, कुछ ज्योतिषी है, कुछ चिकित्सा है, कुछ नीति शास्त्र को लेके है, ठीक है। अब तो बिहारी ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा व्यक्त करते। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि बिहारी ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा व्यक्त करते थे। बिहारी का गांव देखने का नजरिया बहुत, कह सकते हैं, घृणा, मतलब खराब था, बहुत खराब था, ठीक है। बिहारी का कहना था कि गांव की औरतें, जो गांव की स्त्रियां, औरतें से नहीं रहेगा, गांव की स्त्रियां सिर्फ भोग विलास के लिए ही है, ठीक है। मतलब कुछ जानता, मतलब उनको गांव से बहुत घृणा था, किसको, बिहारी को गांव के प्रति बड़ा घृणा था कि गांव वाले को, मतलब गांव वाले कुछ जानते नहीं है, किस तरह खाना बैठना, भोग विलास कुछ नहीं आता, सिर्फ भोग विलास में लिप्त रहते हैं, मतलब वही गंदा तरह से, इनका बहुत खराब नजरिया था, ठीक है। जैसे अज्ञे आप पढ़े होंगे आधुनिक काल में, अनु में पढ़ाई थी आधुनिक काल, उसमें पढ़े होंगे अज्ञे जो है, अज्ञे क्या है, वो ग्रामीण प्रति नहीं, वो शहरी के प्रति थोड़ा उनका नजरिया उतना अच्छा नहीं था। लेकिन बिहारी क्या है, गांव के प्रति। याद रखिएगा, गांव के प्रति घृणा कौन करता है, बिहारी, ठीक है। गांव के प्रति क्या घृणा करता है, बिहारी गांव के प्रति घृणा करता है, ठीक है। यहां तक याद रहेगा आप लोग को। अब आते हैं बिहारी रीतिकालीन रचनाओं में, ठीक है, इनके इस ग्रंथ पर सर्वाधिक, अब इनके रचना इतना सुंदर जान पड़ा है कि रीतिकाल में, पूरा रीतिकाल में, रीति सिद्ध में सिर्फ नहीं, पूरा रीतिकाल में ही सबसे ज्यादा टीका, मतलब सबसे ज्यादा टीका लिखा गया इनके रचनाओं पे, ठीक है। तो टीका क्या होते हैं, टीका मान लेते हैं कि एक रचना लिखा है, ठीक है, एक रचना लिखे, क्या लिखे, तो बिहारी सतसई, हाँ, सही, बिहारी सतसई लिखे, मान लेते बिहारी सतसई है। अब इसी रचना के अनुकरण पे, इसी रचना के तरह हम एक रचना लिखे, ठीक है, एक रचना लिखे, मान लेते क्या लिखे, तो कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, भाव विलास, ठीक है, भाव विलास, वैसे नाम दे दिया, ठीक है, भाव विलास नाम दिया। तो ये रचना किसके अनुकरण पर है, तो बिहारी के सतसई के अनुकरण, ठीक है। तो ये रचना, इसको क्या है, एक टीका में उसी प्रकार, उसी के रचनाओं के प्रभाव, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, मैं टीका, इसमें कुछ अपना से ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्या लिखा है, टीका, जो अपना से कुछ ऐड कर दिया मैं। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, टीका क्या होता है। अब आते हैं कि इन पे कौन कौन से टीका लिखा गया है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टीका किसने किसने लिखा, क्या क्या नाम से और कौन भाषा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद ही रखना है, ठीक है, आप लोग को। तो अच्छा, बिहार, एक चीज और नहीं बताया मैं कि बिहारी, ठीक है, बिहारी का पिता का नाम केशोदास था। बिहारी का पिता का नाम क्या था, केशोदास था, ठीक है, बिहारी का पिता का नाम केशोदास था, याद रखिएगा, मैं भूल गया था उधर। और बिहारी के वैसे पूछता नहीं मृत्यु, ठीक है, तो मृत्यु 1663 में हुआ है, ठीक है, मृत्यु 1663 में और जन्म 1595 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1595 में क्या जन्म हुआ था और मृत्यु 1663 में। लेकिन इनके पिता कौन थे, इनका पिता थे केशोदास, और इनके गुरु कौन थे, इनका, तो इनके गुरु थे नरहरिया दास। नरहरिया दास किनका गुरु थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा, नरहरिया दास किनके गुरु थे, और आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। गुरु का नाम नरहरिया दास, याद रखना, एकदम बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। गुरु का नाम क्या था, नरहरिया दास, ठीक है। और कौन सा संप्रदाय, वो तो बता दिया था मैं, ठीक है, इसका आश्रयदाता भी बता दिया हूं। चलिए, और एक बात और इसमें कि, एक बात और इसमें याद रखिएगा कि
बिहारी के एक बेटा था, ठीक है, क्या था, बिहारी के एक बेटा था जिसका नाम कृष्ण नाम था। क्या नाम था? कृष्ण कवि नाम, जिसको कृष्ण कवि नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम था? कृष्ण कवि, ठीक है, कृष्ण लाल जिसको कहते हैं। बिहारी का लाल के पुत्र का नाम क्या था? कृष्ण लाल, ठीक है। कृष्ण कवि जिसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कृष्ण लाल उसका नाम था। क्या था? कृष्ण लाल, हाँ, कृष्ण लाल, कृष्ण लाल नाम था। क्या नाम था? कृष्ण लाल नाम था। बिहारी के बेटे का नाम क्या था? कृष्ण लाल नाम, ठीक है, याद रखिएगा, उनका बेटा हुआ। प्रमुख टीका कौन कौन से लिखा है? तो कृष्ण कवि ने, कृष्ण वही, ठीक है, उसने क्या लिखा? कृष्ण लाल की टीका। कौन? इन्हीं के पुत्र, ठीक है, बिहारी के पुत्र लिखे थे कृष्ण लाल की टीका, अपने ही पिता की रचनाओं पे लिखा, ठीक है। क्या? कविता में, कविता चंद में लिखा था, ठीक। अब आते हैं दूसरा कि सुरति मिश्र ने क्या लिखा था? अमर चंद्रिका दोहा में लिखा था, ठीक है। देखिए कृष्ण कवि का याद करना पड़ेगा, कृष्ण कवि का कृष्ण लाल टीका, टीका लिख रहा है बिहारी का, कृष्ण कवि का कृष्ण लाल, नामे से जोड़ दिया, इसका आदि नहीं रखना, कृष्ण का कृष्ण लाल हुआ। सुरति मिश्र का क्या? अमर चंद्रिका, याद रखना, ठीक है। सुरति मिश्र क्या लिखी? अमर चंद्रिका लिखी, कैसे? दोहों में लिखा था, ठीक है। लल्लू लाल, क्या? लल्लू लाल कौन? गद्य का आरंभ करता कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के खड़ी बोली का, ठीक है। लल्लू लाल का लाल चंद्रिका लिखा, इसका भी लल्लू लाल का लाल चंद्रिका, लल्लू लाल से लाल चंद्रिका, इसका याद करने की जरूरत ही नहीं, लल्लू लाल का लाल चंद्रिका, ठीक है। क्या? ब्रज गद्य में लिखा था, ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया। अब लाल चंद्र, एक यहाँ और एडिशनल याद रखिएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाल चंद्रिका में ही क्या? लाल चंद्रिका में ही लल्लू लाल ने क्या? लल्लू लाल ने अपने, ठीक है, अपने कह सकते हैं वंशावली परंपरा का दिया, ठीक है, व्याख्यान किया है, ठीक है। क्या? अपना क्या किया है? अपना वंशावली कह सकते हैं दिया है, ठीक है। लल्लू लाल ने अपने वंशावली का परिचय दिया है, ठीक है। किसमें? तो लाल चंद्रिका में परिचय दिया, ठीक है। किसमें दिया है? तो लाल चंद्रिका में दिया, ठीक है। ये एकदम याद रखना है, ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में, कभी पूछा नहीं अभी तक, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ देगा, देखो कोई भरोसा नहीं। अंबिका तत्व व्यास का क्या? अंबिका तत्व व्यास वही जो भारतेंदु युग के हैं, ठीक है, और भारतेंदु मंडल का कवि है, ठीक है। अंबिका तत्व व्यास क्या लिखा था? बिहारी बिहार, अंबिका में अंबिका तत्व व्यास, ठीक है, अंबिका तत्व बिहारी बिहार, ठीक है। अंबिका जी कहाँ के थे? बिहार के थे, तो अंबिका बिहारी बिहार, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अंबिका तत्व व्यास का बिहारी बिहार रोला छंद में हुआ था, ठीक, कैसा रचना किया था? रोला छंद में, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। पद्म सिंह शर्मा, क्या? पद्म सिंह शर्मा हुए, वो लिखे थे, पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य, क्या लिखे थे वो? संजीवनी भाष्य कौन लिखा था? पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था, संजीवनी भाष्य नाम करके, ठीक है। अंबिका तत्व व्यास ने क्या लिखा था? बिहारी बिहार रोला छंद में लिखा है। लल्लू लाल का लाल चंद्रिका, जिसमें अपना वंश परंपरा का भी परिचय देता है। लल्लू लाल का क्या? लाल चंद्रिका ब्रज भाषा में। सुरति मिश्र का अमर चंद्रिका, कृष्ण कवि का कृष्ण लाल हो गया, जो उन्हीं का पुत्र थे, ठीक है। इसमें कितना को याद करना पड़ेगा? तो सुरति मिश्र का अमर चंद्रिका, लल्लू लाल का नहीं याद कर, लल्लू लाल ऐसे याद रह जाएगा आप लोग को। अंबिका तत्व व्यास का बिहारी बिहार, तो ऐसे याद रखे, अंबिका जी कहाँ थे? बिहार के थे, इसलिए बिहारी बिहार लिख दी, ठीक है। कौन? रोला छंद में। पद्म सिंह शर्मा क्या था? संजीवनी भाष्य, पद्म सिंह शर्मा का क्या है? संजीवनी भाष्य, पद्म सिंह शर्मा का क्या है? संजीवनी भाष्य, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य। पद्म सर बोल रहा है कि संजीवनी जैसा, क्या है? पद्म शर्मा बोल रहे इतना अच्छा पद है इनका जो पढ़ के अमर हो जाएगा आदमी, संजीवनी जैसा लगेगा, ठीक है, पद्म शर्मा बोल रहे थे। जगन्नाथ रत्नाकर, ये याद रखा, इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर लिखा है, क्या नाम से? बिहारी रत्नाकर, जो हिंदी मान सकते हैं कि हिंदी भाषा क्या हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रिय कह सकते हैं, सर्वाधिक टीकाओं का बात करें तो यही फेमस है, ठीक है। कौन? यही जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, बिहारी रत्नाकर खड़ी बोली में लिखा गया, जो 1921 में लिखा गया था, ठीक है। एक याद रखिएगा, इसी का बिहारी रत्नाकर का जब हम लोग पद पढ़ेंगे कविता सेशन में जब चालू करूंगा, तो यही रचना को हम लोग पद लिखना पढ़ना पड़ेगा। बिहारी का जो लिखे थे पद वो किसमें पढ़ेंगे? तो बिहारी रत्नाकर, इन्हीं का रचना, यही जो संकलित के यही टीका जो लिखे थे, इन्हीं का रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक। बिहारी के पद पढ़ेंगे तो दोहे पढ़ेंगे। अब आते हैं सातवां कौन है? परमानंद, ठीक है। श्रृंगार सप्तशती, परमानंद का क्या है? श्रृंगार सप्तशती संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है। तो आज परमानंद क्या था? परमानंद आपको नाम से नहीं लग रहा कि संस्कृत के हैं? परमानंद नाम से ही लग रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, रुकिएगा, हाँ, परमानंद का क्या है? परमानंद श्रृंगार सप्तशती, ठीक है। इसका मैं एक ट्रिक कैसे बनाऊं? परमानंद का हाँ वही बोले, देखिए ये परमानंद जो थे ना वो पंडित थे, क्या था? पंडित, क्या थे? परमानंद पंडित थे। कौन थे?
पंडित, हाँ पंडित थे। परमानंद दास क्या थे? पंडित थे। क्या थे? पंडित थे। अब जब पंडित थे तो परमानंद पंडित थे, तो पंडित थे तो इसका मतलब संस्कृत भाषा उसको ज्ञान होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से लिखा, जो संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। कैसे? परमानंद कौन थे? पंडित थे। पंडित थे तो इसको क्या संस्कृत भाषा का ज्ञात पहले से ही रहता है, पंडित जी को जानवे करते हैं आप लोग, तो श्रृंगार सप्तशती लिखा, ठीक है। श्रृंगार सप्तशती लिखे। कौन श्रृंगार सप्तशती? परमानंद दास पंडित का है, ठीक है, जो श्रृंगार भाषा में लिखा था। अब आते हैं देवी प्रसाद प्रीतम, देवी प्रसाद प्रीतम, देवी प्रसाद प्रीतम, ठीक है। या तो इसका मुंशी जोड़ा रहता है क्या? इनका नाम पहले क्या जुड़ा है? मुंशी, ठीक है, मुंशी, मुंशी देवी प्रसाद, क्या? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, ठीक है। इसने क्या नाम से किया? उनका टीका लिखा तो गुलदस्त बिहार, क्या? गुलदस्त बिहारी नाम से, गुलदस्त बिहारी नाम से, जो कि उर्दू में क्या था? याद रखिएगा, उर्दू में कौन किया था? मात्र एक ही उर्दू में करने वाला टीका लिखा है, जो देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। तो कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे, जैसे मुंशी प्रेमचंद हम लोग कहते हैं, क्या? मुंशी, मुंशी क्या? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद पहले क्या लिखते थे? उर्दू भाषा में, क्या? उर्दू भाषा में ही पहले रचना करते थे। तो इसी तरह मुंशी देवी प्रसाद, ठीक, वो क्या लिखे? उर्दू में ही, क्या? गुलदस्त बिहार, ठीक है। याद हो जाएगा। जगन्नाथ रत्नाकर का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ये इंपॉर्टेंट है। 1921 में बिहारी रत्नाकर खड़ी बोली में, पद्म सिंह शर्मा का, संजीवनी भाई से, अंबिका दास का बिहारी बिहार, अंबिका बिहार के थे, लल्लूलाल लालचंद्रिका जिसे वंश परंपरा देता है, श्रुति मिश्र का अमरचंद्रिका, ठीक है, कृष्ण बिहारी उनके जो पुत्र थे बिहारी के, बिहारी, ठीक है, कृष्णलाल की टीका कविता में, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ है इनका एक दो और, हाँ यही बात कर। आनंदी लाल शर्मा का, कौन? आनंदी लाल शर्मा, एक है 9वां में आनंदी लाल शर्मा। तो मैं इस तरह किया था, आनंदी लाल शर्मा। तो एक मेरे अंकल है आनंद शर्मा, ठीक है, उसका नाम क्या है? आनंद शर्मा, क्या? आनंद शर्मा। तो मैं उन्हीं नाम से याद रख ले, ठीक है। आनंद शर्मा का आनंदी का आनंद में बना दिया था, आनंद शर्मा, ठीक है। आनंदी लाल शर्मा है, जैसे आप लोग को याद रहे, मेरा ट्रिक से याद रहे, ठीक है, नहीं तो आप खुद से ट्रिक बना लीजिएगा। आनंदी लाल शर्मा, ठीक है, आनंदी शर्मा। मैं इसे बना देता था आनंद शर्मा फिरंगी। आनंद क्या था? फिरंग थे, ठीक है, इधर उधर घूमते रहते थे, फिरंगी जैसा, ठीक है, यहाँ फिरंगी जैसा करते थे। तो आनंदी लाल शर्मा क्या है? फिरंगी, फिरंगी सतसई, ठीक है। आनंदी लाल शर्मा का फिरंगी सतसई जो फारसी भाषा में हुआ था, ठीक है, फारसी भाषा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आनंदी लाल शर्मा का क्या है? फिरंगी सतसई लिखा है, ठीक है, किसमें? फारसी भाषा में। एक और आते हैं प्रभुदयाल मिश्र। प्रभुदयाल मिश्र का क्या है? प्रभुदयाल मिश्र की टीका आधुनिक खड़ी बोली में, ये इसी का नाम से, जिनका नाम से वो याद नहीं करना पड़ेगा, 4-5 गो है हुए, 10 में से हमको लगता है 4 गो का ही याद करना पड़ेगा। जैसे एक आनंदीलाल का, आनंदीलाल का क्या है? फिरंगी, मेरे अंकल नाम से याद रखना, ठीक है, फिरंगी जैसा थे, ठीक है। आनंदीलाल का फिरंगी, आनंद क्या थे? फिरंगे थे, ऐसा करके, ठीक है। और परमानंद पंडित का क्या था? श्रृंगार पद थे संस्कृत में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर, तो याद ही रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। पद्म सिंह शर्मा का संजीवनी भाई से, ठीक है। अंबिका दास बिहारी बिहार के थे, सूरत में इसका अमरचंद्र का, इसके इतने याद करना है, इसके बाद आदि सब हो गया। अब आते हैं बिहारी के ऊपर कुछ पुस्तक लिखा गया था, क्या? बिहारी के ऊपर कुछ पुस्तक लिखे थे, ठीक है, बिहारी के ऊपर कुछ पुस्तक लिखे गए, ठीक है। तो कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, एक कवि में कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक, कृष्ण बिहारी मिश्र लिखे हैं देव और बिहारी, उसका पुस्तक का नाम कृष्ण बिहारी मिश्र कैसे लिखे हैं? देव। तो कौन दे? रीति बद्ध में ना, रीति बद्ध में हम लोग जब पढ़ रहे थे देव को, वही देवदत्त, वही देव, ठीक है, वही देव और बिहारी, क्या? देव और बिहारी, तुलना कर दिया किसने? कृष्ण बिहारी ने, क्या? देव और बिहारी जैसे लिखते हैं ना, मान लेते हैं कि एक में पुस्तक लिखा, क्या पुस्तक लिखा? तो एक मान लेते हैं कि निराला और प्रसाद, दोनों छायावादी काव्य के हैं, दोनों छायावादी काल के हैं। तो इसमें से एक छायावादी युग के हैं दोनों, और उसमें से एक निराला पर, प्रसाद पे, दोनों के हम एक रचना लिखे, एक दोनों का रचना मिला के एक पुस्तक लिखा, ठीक है। उसी तरह सेम किसने किया? कृष्ण बिहारी ने, ठीक है। इसी में दोनों का तुलना कर रहा हूँ, प्रसाद का भी और निराला का भी। इस तरह सेम कृष्ण बिहारी ने भी किया। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखे, क्या? बिहारी और देव लिखा। एक और याद रखिएगा कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने, जिसका नाम पहले लिखा है, जो भी लेखक जो पहले लिखा है उसको इससे बड़ा मानता है, ठीक है। जैसे कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा क्या? देव और बिहारी, तो मतलब बिहारी से बड़ा देव है, इसीलिए वो पहला रखा, ठीक है। किस लिए रखा? कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी से बड़ा किसको माना? देव को माना है, ठीक है। बिहारी से बड़ा किसको माना है? देव को, ठीक है। और लाला भगवान दीन ने क्या लिखा? लाला भगवान दीन, लाला भगवान है,
लाला, जिसको क्या, जिसे हम लोग कहते हैं बिहारी लाल भगवान ने की जय, उस तरह करते हैं। तो कौन था? बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल मतलब कृष्ण की बात हो रहा है, तो लाला, लाला भगवान दी, लाला भगवान है कौन? बिहारी, बिहारी मतलब कृष्ण, ठीक है। तो इसने क्या, इसे याद रखिएगा, नाम में ही बिहारी भगवान का नाम आ रहा है, लाला भगवान दीन कौन थे? बिहारी। तो कृष्ण, तो देव से बड़े कौन माना है? देव से बड़ा माना बिहारी को, ठीक है। दोनों का तुलना किया, लेकिन बड़ा किसको माना? बिहारी को, इसलिए पुस्तक में नाम पहले आया, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। अब तीसरा है को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का बिहारी की वाग्भूति, ठीक है, वाग्भूति, बिहारी की वाग्भूति, ठीक है, बिहारी की वाग्भूति। बिहारी की वाग्भूति क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, ये तो बता ही दिया, पहले ही टीका लिखा है जो। रामऋष बेनीपुरी, ठीक है, रामऋष बेनीपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामऋष बेनीपुरी क्या है? बिहारी सतसई की सुबोध टीका लिखा है। बिहारी सतसई की सुबोध टीका किनका है? तो रामऋष बेनीपुरी का है, ठीक है। रामऋष बेनीपुरी का क्या है? तो बिहारी सतसई की सुबोध टीका, बिहारी सतसई का सुबोध टीका कौन लिखा है? रामऋष बेनीपुरी ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर लिखा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग्भूति, ठीक है। लाला भगवान दी ने बिहारी, समझ गए, अब बता ही दिया मैं। अब आते हैं कि जब रीतिकाल में क्या हुआ, रीतिकाल में और भी कभी फेमस हुए क्या? रीतिकाल में और भी कभी फेमस हुए, ठीक है, और भी रीतिकाल में और भी फेमस हुए, लेकिन दो बहुत ज्यादा हुए, ठीक है। एक देव हुए और एक कौन हुए? बिहारी हुए, ठीक है, देव और बिहारी। तो अब जब कहते हैं कि जब एक ही घर में, एक ही स्कूल में और एक ही कॉलेज में जब दो आदमी रहता है तेज दोनों, ठीक है, दोनों तेज ही रहते हैं, तो दोनों के बीच में ही तुलना बहुत ज्यादा होने लगता है। क्या होने लगता है? दोनों के बीच में तुलना बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तुलना होने लगता है। क्या ज्यादा तुलना होने लगता है कि कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा अच्छा लिख सकता है, किसका ज्यादा अच्छा पढ़ने में लगेगा, जो ज्यादा अच्छा तेज रहेगा, ज्यादा दिमाग रहेगा, जो ज्यादा अच्छा शब्दों को गढ़ सकता है, वही ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यही बीच हुआ सेम रीतिकाल में क्या हुआ? देव और बिहारी को ले लिया लोग, इसी तरह सेम करने लगे, देव बिहारी को लिख के, बोल देव ज्यादा अच्छे लिखते हैं कि बिहारी ज्यादा अच्छे दोहे लिखते हैं, कौन लिखता है ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो यही चीज सेम लड़ाई होने लगा रीतिकाल में हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो इससे एक विवाद शुरू हो गया। क्या हो गया? विवाद शुरू हुआ। तो कौन कौन से आलोचक देव को बड़ा माने और कौन कौन सा बिहारी को बड़ा माने, वो अब देख लेते हैं, ठीक है। देव बड़े बिहारी विवाद कैसे शुरू हुआ बता दिया मैं आप लोग को। अब देखते हैं मिश्र बंधु देव को बड़े मान दिया, क्या? देव को उसने बड़े माना, ठीक है, देव को क्या मान दिया? बड़ा माना। मिश्र बंधु ने देव को बड़ा माना। और कृष्ण बिहारी ने देव को भी बड़ा माना। कृष्ण बिहारी और मिश्र बंधु देव के बड़े माने। लेकिन पद्मश्री शर्मा ने किसको बड़ा माना? बिहारी को। पद्मश्री शर्मा ने किसको? बिहारी को बड़ा माना। क्यों? इसने तो टीका लिखा था ना पद्मश्री शर्मा का। अब आते हैं, पद्मश्री शर्मा का था ना संजीवनी भाई, ठीक है। अब आते हैं कि लाला भगवान दी, तो लाला है भगवान ऑलरेडी है, तो कौन? बिहारी, तो वही बोलते बिहारी बड़े हैं। तो बड़ा देव को बड़ा मानने वाला कौन कौन है? तो मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी, ठीक है, मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी। लेकिन कृष्ण बिहारी नाम में इसलिए बिहारी नहीं माने वो बड़े, ठीक है, कृष्ण बिहारी। तो अब पद्मश्री शर्मा और लाला भगवान दीन, ये सब क्या है? दोनों बिहारी को बड़े माने, ठीक है। तो कौन देव को बड़े कौन कौन माने? एग्जाम में पूछता है कि बिहारी को कौन कौन बड़े माने, ठीक है। तो पद्मश्री शर्मा, लाला भगवान दीन मानते हैं बड़े। कौन? पद्मश्री शर्मा और लाला भगवान दीन बड़े मानते हैं। और देव को बड़े कौन मानते हैं? मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी। यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग आते हैं कि कुछ बात अब शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्या एक बात याद रखना है कि अच्छा बताएंगे, चलिए आगे। बोलते हैं कि आचार्य बलदेव उपाध्याय, क्या? बलदेव उपाध्याय, आचार्य बलदेव उपाध्याय, नाम याद रखिए, आचार्य बलदेव उपाध्याय बिहारी दोहा का बादशाह कहा। बिहारी को दोहा का बादशाह किस कौन कहा है? दोहा उपाध्याय ने बिहारी के दोहा का बादशाह, ठीक है, बादशाह मतलब बलदेव, ठीक है, बलदेव। बादशाह कौन कहा है? बलदेव ने, ठीक है। बिहारी को दोहों का बादशाह, मतलब दोहा इतना अच्छा लिखता था बिहारी, इतने अच्छे लिखे हैं जो कि दोहों का बादशाह, मतलब जो इतने भी लेखक कवि आलोचक हुए सब उससे भी अच्छा लिखा है कौन? बिहारी, इसीलिए दोहों का बादशाह कहते हैं, ठीक है, इतने अच्छे लिखते थे। तो कौन? बलदेव उपाध्याय ने कहा है। अब शुक्ल बोलते हैं इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। इनका क्या? एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। किसने कहा है? इनका एक एक दोहा बिहारी सही का दोहा रत्न माना जाता है। किसने कहा है? तो याद रखिएगा कि इनका एक एक दोहा
हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। शुक्ल फिर एक बोलते हैं कि बिहारी को सबसे, बिहारी लाल को जिसे बिहारी कवि कहते हैं हम लोग, उसको रसवादी माना है, ठीक है, रसवादी। कैसा माना है? रसवादी, ठीक है। कैसा कवि माने हैं? तो रसवादी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को कैसा कवि माना है? तो रसवादी कवि माना है, ठीक है। यही डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मानता है? ध्वनिवादी। क्या डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मानते हैं? ध्वनिवादी। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है? ध्वनिवादी, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को क्या माना है? ध्वनिवादी, ठीक है। और शुक्ल ने क्या माना है? रसवादी। शुक्ल ने रसवादी माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी, ठीक है। रसवादी कौन माना है? डॉक्टर शुक्ल ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने, और ध्वनिवादी डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। अब शुक्ल क्या बोलते हैं? शुक्ल बोलते हैं अधि इसी के यही रचना को लेके, ठीक है, यदि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थलीय, प्रबंध का विस्तृत वनस्थलीय, अब नहीं समझे, प्रबंध का क्या होता है? प्रबंध का एक मान लेते हैं, प्रबंध काव्य ले लेते हैं, बड़ा मोटा सा रचना, ठीक है, बहुत लंबा, जिसको कि एक कहानी मान लेते हैं कि रामचरितमानस लिए, ठीक है, रामचरितमानस लिए, ठीक है, तुलसीदास के लिखा रामचरितमानस लिए। अब प्रबंध का क्या होता है? वो क्या है? प्रबंध का है रामचरितमानस। अब उसमें से कहीं बीच में से, मान लीजिए कहीं बीच में लास्ट पेज में चल गए और वहां पढ़ रहे हैं, वहां पता चला कि रावण मारा गया, ठीक है। अब पता नहीं हमको कि रावण कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, तो क्या उसके लिए शुरू से पढ़ना पड़ेगा? मतलब शुरू से। तो इस प्रबंध काव्य में यही होता है कि आगे वाला पद पीछे वाला से अटैच रहता है, ठीक है। आगे वाला पद पीछे वाला से अटैच रहता है, ठीक है, अटैच रहता है, मतलब मिला हुआ रहता है, ठीक है। जब तक आगे नहीं पढ़ेंगे इसके बाद पिछला समझ नहीं आएगा। लेकिन मुक्तक काव्य में क्या होता है? मुक्तक काव्य में कि पीछे वाला पढ़ेंगे तो पीछे वाला समझ आएगा, किसी से नहीं, कोई आगे वाला पंक्ति से, कोई आगे वाला पद से, कोई आगे वाला दोहा से मिलाव नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि हम पहला पेज पढ़ेंगे किताब का तब हमको समझ में आएगा, लास्ट के पेज पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं, लास्ट वाला पढ़ेंगे तो लास्ट वाला आपको समझ में आ जाएगा, पहला पढ़ेंगे पहला समझ में आ जाएगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रहता है मुक्तक काव्य में, ठीक है। और प्रबंध काव्य में क्या होता है? पहला पद और लास्ट वाला पद इस सब का जुड़ाव रहता है। जब तक पहला नहीं पढ़ेंगे तब तक दूसरा नहीं समझ में आएगा, समझ गए? ये अंतर होता है। तो वही बोल रहे हैं कि अधि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थलीय, प्रबंध का मतलब मोटा है किताब, ठीक है, रामचरितमानस क्या प्रबंध का मोटा है, मोटा मतलब एक पूरा जगह मान लेते, पूरा घेरा है, इसको क्या वनस्थलीय मतलब वन मानते हैं, क्या वन मानते हैं, वन मतलब जंगल, ठीक है, क्या मानते हैं? वन मतलब जंगल, ठीक है। तो अधि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थलीय मतलब प्रबंध का क्या है? एक मान लेते बगीचा है या जंगल मान लेते, बड़ा, ठीक है, बड़ा मतलब जंगल हो गया। अधि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थलीय मतलब जंगल है, ठीक है। तो मुक्तक का एक गुलदस्ता है, मुक्तक का क्या है? एक गुलदस्ता, मतलब सोचे प्रबंध का पूरा जंगल है, पूरा बगीचा ही प्रबंध का है, उसमें से एक गुलदस्ता मतलब एक फूल, मात्र गुलाब का फूल, एक फूल होता है जी, गुलाब का फूल, वही मुक्तक काव्य है। आप समझ रहे हैं? पूरा बगीचा मान लिए क्या? प्रबंध काव्य। अरे एक गुलाब, उसमें से एक गुलाब को माना क्या? मुक्तक काव्य। समझ गए ना? मुक्तक काव्य क्या है? प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर। तो यही बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल, कोटेशन याद रखिएगा कि अधि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता, ठीक है। फिर शुक्ल जी कहते हैं, अच्छा इसी को कोट करते हुए, इसी को रामचंद्र शुक्ल को मतलब फटकारते हुए बच्चन सिंह कहते हैं कि अधि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता हो जाए। क्या बोलता है कि यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता हो जाए तो सारे जगह में गुलदस्ता ही गुलदस्ता दिखाई देता है। बच्चन ने क्या क्या कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि अधि प्रबंध का एक वनस्थली है, बोलता है प्रबंध का अधि एक बगीचा है, जंगल है, मान लेते हैं बगीचा से लेता है, अच्छा रहेगा, बगीचा है, तो मुक्तक का एक चुना हुआ गुलदस्ता, मुक्तक का क्या है? चुना हुआ एक गुलदस्ता, एक ही गुलदस्ता, मात्र इतना बड़ा जगह में एक ही। तो वही बोलते हैं कि चुना हुआ गुलदस्ता हो जाए तो सारे जगह गुलदस्ता ही गुलदस्ता। क्यों? क्या मुक्तक का बोल बच्चन की नजर में इतने अच्छे हैं और इतने ज्यादा रचना हुआ है जो कि हर यहाँ भी गुलदस्ता, यहाँ भी गुलदस्ता, यहाँ भी गुलदस्ता, यहाँ भी गुलदस्ता है, यहाँ भी गुलदस्ता, यहाँ भी गुलदस्ता है, यहाँ मतलब हर एक जगह था। क्या बगीचा में पूरा हर एक जगह भर गया गुलदस्ता से ही हो गया जी। तो जितना जगह प्रबंध का था उतना ही गुलदस्ता भी हो गया। इसीलिए बोलते हैं बच्चन सिंह बोलते हैं कि अधि, इसमें ऐड नहीं किया, यदि मैं बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा। अधि प्रबंध का एक वनस्थली क्या है? वनस्थली, प्रबंध का एक वनस्थली क्या है? प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक का क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता हो जाए तो सारे जगह में गुलदस्ता ही गुलदस्ता दिखाई देता है, ठीक है, याद रहेगा ये आप लोग को। अब शुक्ल कहते हैं कविता उनकी सिंगारिक है। क्या? कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि नहीं पहुंचती। सिंगारी मान लिया है तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने सिंगारी कवि कहा है, ठीक है। किसको कहा है सिंगारी कवि? बिहारी को, ठीक है। सिंगारी कहा था कि रसवादी? हाँ,
सॉरी रसवादी कहा था, सिंगारी नहीं रसवादी कहा था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक है, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचता। क्या? प्रेम की उच्च भूमि पर। अब बोलता है कविता उनकी सिंगारिक है। सिंगारिक कैसे नहीं है? सिंगारिक है जी, बिल्कुल सिंगारिक है कविता उनकी, ठीक है। कविता उनकी क्या है? सिंगारिक है। जैसे बहुत अच्छा पद मिलते हैं, सिंगारिक पद मिलते हैं, ठीक है। जैसे दो चार गो पंक्ति कहत नटत रिझत खिजत खेत मिलत लजियात भरय भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये सब क्या है? सिंगारिक पद ही है। मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोई जातन पे झाई प्रे श्याम दूत होई। ये सब क्या है? सिंगारिक पद ही है ना। रस सिंगार मंजन किए कंजन, ठीक है, कंजन मंजन दैन अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन मैन, ठीक है। ये सब क्या है? उनके पद ही सिंगारिक है। नहीं प्राग नहीं मधु मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बधियो आगे कौन धवाल, ठीक है। ये सब क्या है? इनके पद है बिहारी के, ठीक है। ये सब फेमस पद है, इसलिए याद रख लीजिएगा जो बोला। कविता उनकी क्या है? सिंगारिक है पर प्रेम की ऊंच भूमि नहीं पहुंच पाता। प्रेम की बोलते सिंगारिक इनका पद है लेकिन प्रेम का ऊंच भूमि नहीं पा सकता है, ठीक, नहीं पहुंच पाता है। अब आते हैं आगे, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिहारी के बात कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहारी पर सबसे पहले आलोचना शुरुआत किया है बिहारी पे। जानते हैं कि कोई भी एक लेखक होते हैं उस पे आलोचना शुरू होने लगता है, ठीक है। सब पे हुआ है, जैसे बिहारी पे हुआ। मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अभी एक पढ़ लिख के आप ही बन जाएंगे एक कवि, ठीक है, एक कवि बन जाएंगे। आप जितना फेमस होंगे उसके आपका आलोचना धीरे धीरे करते जाएंगे। आलोचना मतलब सिर्फ नहीं होता है कि बुराई, ठीक, आलोचना होता है अच्छा आलोचना, ठीक है, अच्छा आलोचना होते रहना चाहिए आदमी का। आलोचना से ही आदमी आगे बढ़ता सीखता है, ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं लगा क्या। तो आलोचना मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। आलोचना नकारात्मक नहीं होती है, ठीक है। आलोचना दोनों होता है, नकारात्मक और सकारात्मक भी। तो सकारात्मक आलोचना बहुत अच्छे है, नकारात्मक से भी हम लोग को सीख मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि बिहारी पर सबसे पहले आलोचना शुरुआत किसने किया था? तो पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने, जो बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा था। पद्म सिंह शर्मा ने क्या? बिहारी थी पद्म शर्मा ने सबसे पहले बिहारी के रचनाओं पर क्या आलोचना शुरू किया था, ठीक है। किसमें? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया था। सरस्वती पत्रिका का संस्थापक कौन थे वो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में 1907 में किन्होंने? पद्म सिंह शर्मा ने, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा ने 1907 में बिहारी और फारसी कवि सादी के बीच तुलना किया था। तुलना किया था, देखिएगा। फारसी के एक कवि थे, क्या? फारसी भाषा के कवि थे सादी नाम करके, ठीक है। सादी इधर से होगा सादी, ठीक है, क्या? सादी करके कवि थे, फारसी भाषा के सादी कवि थे। सादी नाम ही था कवि का, नाम सादी, ठीक है। तो बिहारी को और फारसी कवि थे सादी, ठीक है, उनके बीच में तुलना किया था। किसने? पद्म सिंह शर्मा ने। कब? 1907 में। किसमें? सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में। याद रखिएगा आप लोग। फिर पद्म सिंह शर्मा नहीं क्या, फिर इसी ने 1918 में, क्या 1918 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। कौन सा पुस्तक लिखा? बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन। पुस्तक का नाम क्या था? कि बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। किसने लिखा था? पद्म सिंह शर्मा ने। कब? 1918 में लिखा था, ठीक है। इसमें बिहारी को देव से बड़ा माना है। बिहारी को देव से बड़ा माना, बिहारी को देव से बड़ा माना है, ठीक है। बिहारी को क्या? देव से बड़ा माना है। पद्म सिंह शर्मा ने क्या? बिहारी को देव से बड़ा माना है। मतलब जो पहले ही बता चुका था मैं कि यहाँ जैसे देख लीजिए आप लोग कि पद्म सिंह शर्मा ने किसको माना? बिहारी को बड़ा माना, ठीक है। और बिहारी का तुलना किससे किया था? तो सबसे पहले बिहारी का तुलना किससे किया था? तो फारसी के कवि थे एक सादी नाम करके, ठीक है, सादी से किए थे तुलना। इनके फिर अभी बिहारी से तुलनात्मक अध्ययन किसका पुस्तक है? पद्म सिंह शर्मा का है। कब लिखा गया था? 1918 में। इसमें बिहारी को देव से बड़ा माना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बिहारी की कौन सी रचना में बिहारी को देव से बड़ा माना गया है, तो बिहारी से तुलनात्मक अध्ययन में, ठीक है। बिहारी को श्रेष्ठ मानने वालों में लाला भगवान दीन है, जो कि बता चुका था। लाला भगवान दीन, लाला भगवान है कौन? बिहारी, ठीक है। बिहारी मतलब कृष्ण, ठीक है, प्रसिद्ध है। और हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत पद्म सिंह शर्मा से होता है। अच्छा, हिंदी साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन का शुरुआत होता है पद्म सिंह शर्मा से। तुलनात्मक मतलब दो लोगों के बीच तुलना। तुलनात्मक मतलब दो लोगों के बीच तुलना। यहाँ एक है, यहाँ दो है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ मान लेते किसी का भी नाम, ठीक है, धीरू हो गया, और यहाँ हो गया कोई भी नाम लेते हैं, कोई भी अरुण हो गया, ठीक है, अरुण हो गया। तो क्या है? धीरू और अरुण के बीच में तुलना हो रहा है, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा लिखते हैं कि ये, तो यही दोनों के बीच में तुलना करता है कौन? सबसे पहले हिंदी साहित्य में शुरू किया था तुलना करना, तो पद्म सिंह शर्मा ने सबसे पहले शुरुआत किया है। लेकिन यहाँ एक और टर्निंग पॉइंट है कि बिहारी और देव कौन बड़ा दोनों में है, इसका तो कोई शुरुआत करता होगा जी, कि बिहारी को कौन बड़ा सबसे पहले माना, कौन बिहारी और देव को सबसे बड़ा शुरुआत माना है, ठीक है, किसने? तो उसने उसमें से, जबकि बिहारी देव विवाद की शुरुआत मिश्र बंधु से हुआ है। क्या? मिश्र बंधु
से हुआ। मिश्र बंधु ने सबसे पहले विवाद को शुरू किया था कि देव बड़े हैं कि बिहारी, ठीक है। सबसे पहले कौन? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने किसको माना था? तो देव को सबसे बड़े माने थे, ठीक है, देव को। यहां तक समझ गए आप लोग? हाँ, अब इसमें से कुछ कुछ पंक्तियां जैसे छूट गया होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें से एक और नहीं लिखा हूं, एक कवि का, ठीक है, वृंद कवि का, उसको मैं बता दूंगा। इसमें से जॉर्ज गिरिसन एक और कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना का समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। क्या बोलते हैं? एक रामचंद्र शुक्ल का एक और कोटेशन है, बोलते हैं जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ, क्या याद रखिएगा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक काव्य में सफल होगा। तो इससे याद रखना है कि बिहारी सतसई का लोकप्रियता किसके माध्यम से है? तो कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी सतसई का मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय किसके वजह से हुआ है? तो कल्पना की वजह से। किसके? कल्पना की वजह से। हाँ, कल्पना की वजह से हुआ है। किसके वजह से? तो कल्पना की वजह से हुआ है। याद रखिएगा, बिहारी सबसे प्रसिद्ध किसके लिए है? मुक्तक काव्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बिहारी सतसई का जो फेमस हुआ है किनके लिए? तो बिहारी के कल्पना के माध्यम से बिहारी के लिए, ठीक है। एक और अच्छा जॉर्ज गिरिसन का कोटेशन है कि भारतीय काव्यानंद, क्या भारतीय काव्यानंद का सामयिक रूप में अधिक प्रस्फुटित हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में हुआ है। याद रखिएगा, जॉर्ज गिरिसन में यहाँ नोट नहीं कर पाया हूं, फिर से याद रखिएगा। भारतीय काव्यानंद मतलब भारत के काव्य परंपरा का सामयिक रूप में यदि बोलते हैं कि इस भारतीय काव्य परंपरा का अधिक प्रस्फुटित मतलब विकास हुआ है तो उसमें किसके? मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बोलते हैं कि भारतीय काव्य पद्धति का जो विकास हुआ है, ठीक है, प्रस्फुटित हुआ है, उसमें क्या हुआ है? मुक्तक काव्य के रूप में हुआ है। समझ गए यहां तक? बिहारी की पहचान किसके लिए है? मुक्तक काव्य के लिए, ये भी बता चुका था। और उसमें से मुझे नहीं लगता कि अब कोई छूटा है, ठीक है। अब इसमें सभी बता दिया था। हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं छूटा हुआ है। अब देख लीजिएगा फिर से आप लोग, जो नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कीजिएगा, और यदि कोई नहीं समझ आएगा कमेंट भी कीजिएगा। अपने दोस्तों तक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें से एक कवि रह गया वृंद कवि का। क्या नाम है उसका? वृंद कवि, ठीक है। वृंद कवि भी गिने जाते हैं रीति सिद्ध में ही, ठीक है। क्या? वृंद कवि का। वृंद कवि क्या है नाम? वृंद कवि, ठीक है, नाम वृंद कवि नाम है इनका। अब इनका नाम है वृंद कवि, इनका पूरा नाम था वृंदावन, ठीक है। क्या? वृंदावन इनका नाम था। पूरा नाम क्या था इनका? मूल नाम जिसको कह सकते हैं वृंदावन, ठीक है। इस जन्म का था मेडवे में हुआ था, और पिता का नाम इसका श्री रूप था। ये सब चीज याद नहीं करना, खाली वृंद कवि हुए ये जानो। और उसका एक रचना हुआ, 2-4 रचना इनका फेमस, ठीक है। कौन रचना? जैसे 12 मासा। क्या है? 12 मासा, ठीक है। 12 मासा एक रचना हुआ। इसके बाद एक कौन कौन रचना है? 12 मासा मतलब 12 महीनों का जानकारी इसमें देता है, 12 महीनों को लेके वर्णन किया गया है, ठीक है। और फिर भाव पंचाशिका। क्या? भाव पंचाशिका। भाव पंचाशिका। एक और रचना इनका हुआ है नयन पचीसी। क्या? नयन पचीसी, नयन पचीसी। फिर यही एक और रचना लिखा, क्या? पवन पचीसी, पवन पचीसी। और एक और रचना इन्हें लिखा, ठीक है, श्रृंगार शिक्षा। क्या? श्रृंगार शिक्षा। क्या? श्रृंगार शिक्षा। क्या? श्रृंगार शिक्षा लिखा, ठीक है। श्रृंगार शिक्षा जो लिखा, इसमें क्या लिखा? आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायकों का वर्णन। इसमें क्या है? श्रृंगार शिक्षा, ठीक है। श्रृंगार, आप जानते हैं श्रृंगार मतलब मान लेते हैं स्त्री लोग क्या करती है, कहीं जाने आने पहले पार्टी उटी में जाती है तो क्या करते हैं? श्रृंगार करती है। तो इसी साथ श्रृंगार शिक्षा मतलब श्रृंगारों के प्रति शिक्षा देना। तो आभूषण क्या आता है? श्रृंगार ही आता है ना, आभूषण एवं श्रृंगार के साथ। आभूषण लोग करते हैं क्या? श्रृंगार मतलब सुंदर देखने के लिए, ठीक है। तो श्रृंगार करते हैं, जिसे गांव तरफ कहते हैं कि क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है। श्रृंगार मतलब सुंदर दिखने के लिए कुछ पहनना ओढ़ना, वो कहते हैं श्रृंगार, ठीक है। वो श्रृंगार के लिए एक और रचना इनका हुआ, एक और रचना इनका हुआ, क्या नाम से हुआ? तो एक रचना यमक सतसई, ठीक है। यमक सतसई, अमक अलंकार है ना, वो होता है सतसई, ठीक है। अमक सतसई एक रचना हुआ जिसमें छंदों का अमक, इसमें इतना जानो कि अमक अलंकार के बारे में चर्चा किया गया है। वृंद कवि का रचना है एक कौन कौन? 12 मासा 12 महीना का वर्णन मिलता है, ठीक है। भाव पंचाशिका। क्या? भाव पंचाशिका में क्या है? श्रृंगार के मतलब श्रृंगारिक पद इसमें मिलते हैं, ठीक है। नयन पचीसी,
नैन पचीसी, ठीक है, नयन मतलब आंख, ठीक है, नैन मतलब आंख, नैन नैन मतलब आंख होता है ना, नेत्र होता है ना जी, तो वही नैन पचीसी मतलब नेत्र मतलब आंखों के पर चर्चा, ठीक है, नेत्र द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन, ठीक है, आंखों के द्वारा प्रकट किया गया विभिन्न भावों का वर्णन मिलता है किसमें, नैन पचीसी में। नाम से ही याद रखिएगा। भाव पचीसी में क्या है, भाव पचीसी में भावों का वर्णन मिलता है, 12 मास में 12 महीनों का वर्णन मिलता है। नाम से भाव पचीसी में भावों के बारे में, 12 मास में 12 महीनों के बारे में, नैन पचीसी नैनों के द्वारा प्रकट किया गया कह सकते हैं, ठीक है। और पवन पचीसी में क्या, पवन पचीसी में, पवन पचीसी, पवन मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है, तो पवन पचीसी हवा, ऋतु का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। पवन पचीसी में क्या, ऋतु का वर्णन मिलता है, वो भी छपई छंद में। क्या, कौन सा छंद में, छपई, ठीक है, कौन सा, आधा पाऊंगा, छपई, ठीक है, छपई क्या मिलता है, छपई छंद में, ठीक है, क्या है, छपई छंद में, छपई छंद में, ठीक है। और श्रृंगारिक शिक्षा, श्रृंगार शिक्षा तो वही आभूषण के प्रति, अमक अलंकार के प्रति, नाम से ही याद रखिएगा, ठीक है। ग्रंथ कवि का ये 12 मासा गया, भाव 85 का, नयन 25, पवन 25, ठीक है। श्रृंगार शिक्षा, अमक सत्सई, आसान है, याद हो जाएगा आप लोग को। अब रीतिकाल खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला क्लास आएगा आप लोग का, कल नहीं परसों, ठीक है, वो उसमें पढ़ाएंगे काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक, क्या, भारतीय काव्य शास्त्र। तो चलिए आप लोग अपना दोस्त तक ये क्लास पहुंचाइए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद।